आर्टिकल 112 की बात करें तो भारत के संविधान के इस आर्टिकल के अनुसार हर साल सरकार संसद में बजट पेश करती है। आज की तारीख महत्वपूर्ण है 5 जुलाई 2019, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2019-20 रखा है। तो आइए इस विशेष कार्यक्रम में बजट की बारीकियों को समझें। बजट 2019 पर चर्चा करने के लिए यहाँ दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियोज में मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रफुल्ल छाजर जी का। आप प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। नमस्कार। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता। नमस्कार अर्चना जी। विजय कुमार दत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार विजय जी, फॉर्मर एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड से। प्रफुल्ल जी, आपसे शुरू करते हैं। आज जिस तरह से बजट आया है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसा रहा आज का बजट? आज का बजट ऐसा है कि जो कि मोदी सरकार को ये सेकंड टर्म अपनी मिली थी, तो उन्होंने जो कोई अपने टैक्स रिफॉर्म जो चल रहे थे पहले से, शायद उसी को कंटिन्यू किया है। मैं जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स का बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस उन्होंने नहीं किए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एमएसएमईज के लिए और खासकर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ग्रास रूट विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मुझे लगता है कुछ और भी किया जा सकता था आज के दिन एमएसएमईज के लिए। जी विजय जी। बहुत पॉजिटिव। देखिए, दूसरी बार है जबकि रेल बजट नहीं है, और रेल बजट की बात भी इसी में कही गई। जो चैलेंज रहा है क्षमता विस्तार का, जितनी गाड़ियाँ चाहिए उतनी गाड़ियाँ नहीं। पहली बार मंत्री जी ने कहा है कि 50 लाख करोड़ अगले 10 वर्ष में खर्च होगा, यानी हर वर्ष मोर देन 5 लाख करोड़ खर्च होगा, जबकि पिछले 70 साल से 40,000 30,000 करोड़ खर्च होता है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। जी। लेकिन अगर हम बजट की बात करें सत्यप्रिया, इससे पहले कि खर्चे कहाँ कहाँ हो, जैसे घर के बजट में भी होता है कि आय कितनी है, तो प्रफुल्ल जी अगर हम 19-20 वित्त वर्ष की देखें तो कुल आय या कुल रेवेन्यू कितना है बजट का, फिर जिसे हम बात करें कि आवंटित किया जा सकता है? इसमें सरकार का अगर आप देखोगे तो 3.3% की डेफिसिट है, और करीब 11 लाख और 14 लाख रुपए का रेवेन्यू है, और 8 लाख रुपए का कैपिटल रिसीट्स है सरकार को। तो ऐसे 27 लाख करोड़ के करीब सरकार का रिसीट्स है। जी। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट की स्पीच के अंत में कहा कि आज तक 70 साल तक हम अपने राइट्स के, अपने अधिकारों की बात करते आए हैं, लेकिन साल 75 तक हमें बात करनी होगी अपने ड्यूटीज की, और जो जितना कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। इस पर आपके क्या रिएक्शंस होंगे? प्रफुल्ल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ वर्षों में डायरेक्ट टैक्स का जहाँ तक कलेक्शन का सवाल है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और लोगों की जो मेंटालिटी है कि टुवर्ड्स टैक्स कंप्लायंस वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि टैक्स रेट्स में जो है ना, एक स्थिरता जिसको कहते हैं, कि जैसे इस समय में भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए कोई खास बदलाव आए नहीं है। तो जब इस तरह की होती है, बदलाव आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक स्थिरता की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं। जी, जब भी बजट आता है सबसे पहला सवाल शायद घर परिवार में यही होता है कि जो पर्सनल फाइनेंस की टैक्स स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन हुआ आया है? तो अर्चना जी, आज उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वही है कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 जो है 5 लाख है, 5% है। तो इस स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। आपकी अपेक्षा क्या थी? 5 लाख तक तो अब टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना जी। ये जो पहले था वही है, और स्लैब में कोई फर्क नहीं। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो एग्जेम्पशन है, 1.5 लाख का इंटरेस्ट एग्जेम्पशन बढ़ गया है। ये एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मध्यवर्गीय इंडिविजुअल है, और ये हाउसिंग सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी अब इस सेक्टर में। दूसरा, एक हायर इनकम लेवल्स पे टैक्स बढ़ा है। ये इन अ वे सारी दुनिया में इस इशू पे चर्चा हो रही है कि जो रिचेस्ट क्लास है वो रिच होती जा रही है, और जो लोअर और मीडियम क्लासेस है उनकी इनकम उतनी बढ़ नहीं रही है। तो दिस इज इन कीपिंग विथ जो दुनिया में आज के दिन प्रचलन है, उसके साथ इवन बिल गेट्स और वॉरेन बुफे तक कहते हैं कि भाई हमें ज्यादा टैक्स देना चाहिए। तो प्रफुल्ल जी, ये जो नया सरचार्ज आया है, ये सिर्फ कह सकते हैं बहुत अमीर कैटेगरी में जो है उन्हीं पे ही लगेगा। 2 करोड़ से ऊपर की जिनकी इनकम है उन्हीं पे लगेगा, तब तक के बाकी के सारे टैक्स रेट्स उतने सेम। और टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं? टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन रेलवेज की बात करते हैं, कुछ सालों से हमने देखा है कि आम बजट में ही रेल बजट जो है अब मिल जाता है। और बहुत ही आपको जान के शायद एक आंकड़ा अगर देखें, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के पास 55,000 रूट किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क थी, और 70 साल में ये आंकड़ा सिर्फ 11,000
बढ़ा है, अभी 66,000 रूट किलोमीटर है। तो अब आज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं? अमित जी, आपने बहुत ठीक पॉइंट दिया है। कुल 26% बढ़ा, लेकिन रोड जो है 4 लाख किलोमीटर से 58 लाख किलोमीटर 1450% बढ़ा। तो क्या हुआ, 80% भारतीय 1950 में रेल से चलते थे, अब कुल 10% चलते। ये नहीं कि चलना नहीं चाहते, जगह नहीं है, जा नहीं सकते। तो जो क्षमता विस्तार, ज़्यादा गाड़ियाँ हों, ज़्यादा रेल हो, ज़्यादा पटरी हो, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकार कहती रही किराया नहीं बढ़ेगा। अरे भाई, मैं 3 गुना लेके अगर रोड से जाता हूँ तो मैं तो रेल से जाना चाहूँगा। पहली बार पिछले 5 साल में हुआ है। एवरेज करीब 20,000 करोड़ सरकार देती थी, ये सरकार ने बढ़ा के 60,000 किया, फिर 1,10,000 किया, फिर 1,30,000 किया, फिर 1,41,000 किया, और इस बजट में 1,59,000 करोड़ की योजना की। और सबसे बड़ी बात ये कि अगले 10 साल में हम 50 लाख करोड़ रेलवे पे खर्च करेंगे। बहुत अच्छी घोषणा है, लेकिन एक चीज बता दी, चीन देश जो हमारे बगल में है, हर साल 9 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। अच्छा। और 9,000 किलोमीटर अच्छी रेल बना है। लेकिन जब चीन खर्चता है इतने पैसे, जी। क्या वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने पीपीपी का भी PPP जिक्र का किया। जिक्र जी हाँ, किया, ये बिल्कुल। जो बात मैं कह रहा हूँ पीपीपी को मिलाकर है, जो 1,59,000 करोड़ में सरकार का योगदान केवल 60,000 करोड़ होगा, बाकी तो प्राइवेट पार्टनरशिप से ही आएगा। कहने का अर्थ ये है कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, हम जैसे 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आज चाइना करीब 9 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के आसपास, तो उनके पास संसाधन भी ज़्यादा, लेकिन भारत के पास दिमाग है। हम इस 5 लाख करोड़ में कैसे उतना बना सकते हैं, वो चैलेंज है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग उसको पूरा करेंगे। जी, मोदी सरकार 2.0 का जो न्यू इंडिया का लक्ष्य है, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ग्रीन इनिशिएटिव भी। और इस बजट में साफ साफ ये भी देखने को मिला, जब हम जल संरक्षण के लिए बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए भी एक खासा पुश दिया गया। अगर आप देखोगे तो पहली बार इनकम टैक्स में कहीं आप अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हो तो उसका जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो 1.5 लाख रुपए तक की एक विशेष आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सरकार को क्या है, इंडिविजुअल को भी, ऐसे पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकालनी है तो सरकार के लेवल पे या कंपनी के लेवल पे प्रयास होता था। अब बायर के लेवल से होगा तो डिमांड पहले बायर से आएंगी और सरकार दूसरी तरफ अपनी कंपनीज को भी प्रमोट करेगी। तो इस तरह से सरकार एक योग्य दिशा में, मुझे लगता है ना कि कोई भी चीज सक्सेसफुल होने के लिए आपको दोनों तरफ से प्रयास करोगे तब जाके उस विकास होगा। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई थी, उसमें डिडक्शन बढ़ाया नहीं। उसमें क्या होता है, जब अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेंगे तो नेचुरली सीमेंट कंपनीज की भी ज्यादा बिल्डिंग बनेगी, स्टील बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज पे जो लोन होगा उसमें आपको 1.5 लाख की रियायत मिल सकती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह देखते हैं आप? आपको लगता है कि पर्यावरण संरक्षण में हम सभी का योगदान जरूरी है? जी, It's obviously that for resolving our environment, it is required that हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट करे कि हम इंस्पायर हों कि हम ज़्यादातर अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इन्वेस्ट करना अपना पैसा, वो बहुत फोकस तरीके से करते हैं कि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे वो किसी भी चीज़ में करें, तो वो पैसा हमें एक अच्छी रिटर्न दे। तो अगर वो ईसी में इन्वेस्ट करते हैं और एक तरफ से हमें 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है तो वो बहुत ही फायदेमंद होगी। जी, आप में से कितने लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल? जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से अब 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। बिल्कुल, इसी पॉइंट पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि कल के इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन किया गया था दैट इंडिया में 0.06% अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर है, वाइल चाइना जो हमारा काउंटर पार्ट है वो ऑलरेडी 2% पे है और नॉर्वे 39% पे पहुँच गया है। तो आई थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को अपील करने के लिए और उनको सेंसिटाइज करने के लिए टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। बिकॉज बजट देखने जब भी एक आम आदमी बैठता है तो हर बार होता है मेरे को टैक्स में क्या रियायत मिलेगी, तो शायद इस तरह से अच्छा सेंसिटाइज होगा। अर्चना जी, लेकिन क्या उतनी तादाद में उत्पादन भी हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन तो होगा ही। और आपने ये पर्यावरण की बात की तो मैं एक चीज़ इसमें आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी उस तरफ, एक क्राफ्ट्स की तरफ पुश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्राफ्ट क्लस्टर्स बनाने की बात की है, जीआई और पेटेंट करने की बात की है, ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की बात की है। क्राफ्ट्स की एक खास बात है कि ये लो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत, ये चीज हम ध्यान में नहीं देते। हम यही सोचते हैं कि क्राफ्ट्स पीपल, पुअर क्राफ्ट्स पीपल आर बीइंग हेल्प्ड या हमारी हेरिटेज हम बचा रहे हैं, पर हम प्लैनेट को भी बचा रहे हैं। अगर आप एक शर्ट बनाएं फैक्ट्री के द्वारा तो उसमें 50 लीटर से ऊपर पानी लगता है। अगर आप वही खादी
को यूज करके बनाएं तो 3 लीटर पानी लगता है। जी तो क्राफ्ट की तरफ पुश करना, और हमारे ट्रेडिशनल एमएसएमईज तो क्राफ्ट्स ही है ना, जी क्राफ्ट की तरफ पुश करना ना सिर्फ रूरल लोगों को हेल्प करना हुआ, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हुआ, क्राफ्ट्स हेरिटेज बचाना हुआ, बट इट इज ऑल्सो अ ग्रीन स्टेप। जी बिल्कुल। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जब बजट की बात हो तो शायद पहला जिक्र हमें इकोनॉमी का आता है, लेकिन उससे पहले इकोलॉजी का जिक्र भी आना ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण होगा तभी हम बचेंगे। लेकिन बजट जब भी आता है तो लोगों की उससे अपेक्षा रहती है। हम भी पहुंचे लोगों के बीच जानने के लिए कि आखिरकार उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आज के बजट से क्या थी। जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, डेली जो बेसिस चीज़ें हो, उनमें थोड़ी सी कटौती होना चाहिए। आई थिंक जो सिलेंडर है, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उस पर थोड़ा सा कटौती होना चाहिए। मैं बस सरकार से यही चाहूँगा कि आजकल यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे जिससे यूथ को प्रॉब्लम ना हो। व्यापारी के लिए परेशानी कम होना चाहिए। व्यापारी के लिए उच्च वर्ग का लोग तो मेंटेन कर लेते नीचे वाले का, लेकिन बीच वाला पिस जाता है। मेरी तो पहली उम्मीद यही रहेगी कि एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही ना, उसमें थोड़ा नया इम्प्लीमेंटेशन लाए, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाए, जिससे वो खुद एक बार जाके किसी कंपनी में जब अप्लाई करे तो उसको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है, अब मेरे को अलग से बेंगलोर जाके या कोई बड़ी सिटी जाके 6 महीने का 8 महीने का ट्रेनिंग कोर्स करना पड़े। दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं बजट 2019 का ये विशेष कार्यक्रम। इस समय हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे एस के जिंदल साहब का। नमस्कार, आप एसोचैम से हैं। सर, जिस तरह से बजट आया है, इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है इस बजट को? पॉजिटिवली देख रही है, एब्सोल्युटली। उसको लग रहा है कि मैक्रोज जब स्टेबल हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी क्या बात रही आज बजट में? कुछ ऐसा नहीं आया कि जिससे कि हम पीछे की तरफ जाएं। जो चीज़ें हैं, जैसे एक पिछले 5 साल में एक फाउंडेशन बन गया, माइक्रो स्टेबल होने की वजह से अब आप उसके ऊपर लीप ले सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो जो कुछ भी आप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हमारा बेस जो है ऊपर आ चुका है। पहले 5 साल पहले जो थे, हम बहुत नीचे से शुरू कर रहे थे, तो 5 साल में लोगों को विश्वास आ गया जी। लोगों को लग गया कि जो इनकी नीतियां हैं वो ठीक ठाक हैं, ये काम करने में सीरियस हैं, कोई चीज़ लाइटली नहीं ले रहे हैं, इनको अच्छे से समझ है किस तरह से सोशल सेक्टर के रिफॉर्म्स भी चाहिए और बड़े रिफॉर्म। जीएसटी को अगर आप देख लें तो बहुत लोगों को कम उम्मीद थी कि ये ऐसा हो सकेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया जी। इन सब चीज़ों से जो विश्वास आया है, वो विश्वास आपको और आगे से कॉर्पोरेट टैक्सेशन की दृष्टि से अगर देखें प्रफुल्ल जी, तो लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि फेज्ड मैनर में टैक्स की इम्प्लीकेशन को कम किया जाए। एब्सोल्युटली। अगर आपको याद होगा तो पहले जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स का एक रिजीम होता है, हर बजट के साथ में चेंज होता था हिस्टोरिकली। तब उन्होंने कहा था कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इसको रिड्यूस करते करते एक 25% के करीब लेके जाऊँ। तो लास्ट टाइम तक वो सरकार ने 250 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर था, वहाँ तक 25% कर दिया था। फिर भी काफ़ी कंपनीज थी जो उस नेट के बाहर थी। तो आज इस बजट में यह प्रस्तावित है कि अब जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा, उनका भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो रिड्यूस होकर 25% तक आ चुका है। और जिसमें मैडम ने कहा है, अपने एफएम मैडम ने कहा है कि करीब करीब 99% ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर अब इसमें कवर हो गया। तो सरकार एक स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रही है, अपने वायदे की तरफ भी बढ़ रही है, और रेट्स मुझे लगता है 25% काफी फेयर रेट्स है अगर हम इंटरनेशनल रेट्स की बात करें तो। जी। अर्चना जी, निर्मला जी ने अपने इस बार वक्तव्य में खास तौर पे कहा नारी तू नारायणी, और साथ में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए भी कई स्कीम्स जो हैं वो उन्होंने बताई। हाँ, इस पे लोग ध्यान कम दे रहे हैं, पर इन्होंने जो स्टेप लिया है कि हर महिला जो एसएचजी ग्रुप का पार्ट हो और जिसके पास जनधन योजना में अकाउंट हो, उसको 5,000 रुपए ऋण दिया जाएगा जी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितनी करोड़ों महिलाओं को ऋण देने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप। अब आप लोग सब ग्रामीण बांग्लादेश का जो ग्रामीण प्रोग्राम है उससे परिचित हैं। वहाँ 3,000 रुपए दिया करते थे हर औरत को, और उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई। आज के दिन जो बांग्लादेश की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया से बेहतर हैं,
जबकि पर कैपिटा इनकम कम है, उसके पीछे हाथ है इस ग्रामीण योजना का। क्योंकि जब औरत कमाती है और जब औरत खर्च करती है तो जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन सब बेटर होती है। इसको जेंडर में डबल डिविडेंड थ्योरी कहते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो 5,000 रुपए एक एक महिला को दिए जाएंगे, इससे हमारी रूरल इकोनॉमी, हमारा हेल्थ, हमारी एजुकेशन बहुत बड़ी आस्क है। पर ये हमने देखा है, ये नई बात नहीं है, बांग्लादेश में हुआ है काफी। बिल्कुल सही। और वित्त मंत्री ने आज जब भाषण दिया तो उन्होंने बाकायदा कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो अगर भारत ने विकसित राष्ट्र बनना है तो बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जरूर विकास हो। जी, कुछ सवाल हम लेते हैं ऑडियंस से। जी, पूछिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रामीण महिलाएं, एक मैं अगर नॉर्मल परिवार की बात करता हूँ तो एक माँ ही होती है जो कि अगर छोटी छोटी ज़रूरतें होती है तो बच्चा पहले माँ के पास जाता है कि मम्मा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मम्मा सीधे फादर के पास नहीं जाती, वो अपने सेविंग्स में से निकाल के देती हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो 5,000 रुपए एक पेंशन का या जो अमाउंट देने को बोला है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 5,000। जी, वैशाली जी। मुझे लगता है कि ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। आज हम बात करते हैं कि विमेन को इतना एम्पावर करें कि वो खुद के स्टार्टअप्स इनिशिएट करें। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी जो गाँव में लेडीज़ बस रही हैं, जिनके अंदर स्किल सेट्स है, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी कि वो खुद से कुछ अपना काम शुरू कर सके। जी, आपने जैसे अभी स्टार्टअप्स की बात की, तो एचएसजी में एक महिला को 1 लाख रुपए का ऋण देने का जो प्रावधान है वो सिर्फ उस महिला के परिवार के लिए नहीं बल्कि एंटायर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा बोन है। हमने फिक्की से रेकमेंड किया था कि आप एसएचजीज की तरफ देखें नए एमएसएमईज क्रिएट करने के लिए। तो ये एक आप इन एसएचजीज से आप एमएसएमईज क्रिएट करेंगे जो कि रूरल एरिया में होंगी, वहाँ पे लाइवलीहुड क्रिएट होगा और वहाँ पे मतलब इनकम वहीं होगी। तो 1 लाख रुपीस खर्च करने के लिए नहीं है, ये एक एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी एक कैवियाट या कि ये सब आप करेंगे पर आपको इनको जोड़ना पड़ेगा मार्केट के साथ। नहीं तो आप प्रोड्यूस करेंगे गांव में, उसको बेचेंगे कहाँ? कुछ तो गांव में बिकेगा पर ज्यादातर। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंस है, इंडिया में अब डिजिटल इकोनॉमी बहुत फैल गई है, 400 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास। ये ई कॉमर्स से आप जोड़ें इन एसएचजीज को, आप ट्रेनिंग करके और आप हेल्प लें अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, जो भी हैं, ई कॉमर्स से जोड़ें, जिससे कि शहर के उपभोक्ता और इंटरनेशनल सब इन हमारे क्राफ्ट्स को खरीद सकें जो ग्रीन है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने ग्रीन की बात की और जब भी ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज का जिक्र आता है विजय जी, तो सबसे एनर्जी एफिशिएंट अगर कोई साधन है तो रेलवेज है। जी हाँ। तो क्लाइमेट चेंज की जो एक ग्लोबल लड़ाई है, आपको लगता है उससे लड़ने में अगर रेलवेज पे निवेश हो तो हम बहुत सफलता पा सकते हैं? सबसे देखिए मोटी बात है, कहा जाता था कि अगर आप 6 लीटर रोड पे खर्च करते हैं तो 1 लीटर में रेलवे में जा सकते हैं। अच्छा। और अब तो वो सौर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से चलती है, 100% विद्युतीकरण हो गया, तो वो भी नहीं वो रेशियो। तो जितना आप रेलवे पे जाएंगे उतना वातावरण का संरक्षण करते हैं। दूसरी चीज़ ये हमारे देश में जगह की बहुत कमी है जी। जब आप सड़क बनाते हैं तो इतने गाँवों को एक्वायर करते हैं। रेलवे 1/3 जी, अगर 300 मीटर में आप सड़क बनाएंगे तो 100 मीटर में रेलवे ले जाती है। और अब तो जितनी जगह है उसी में पटरियां डाल के बगैर जमीन एक्वायर किए ही रेलवे बना सकते हैं। तो 2 भागों में रेलवे बहुत ही। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेगी। अब आपको 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन अगर आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो आपको रेलवे से जाना चाहिए। उसके लिए क्षमता विस्तार होना चाहिए और पहली बार उसमें गंभीरता। लेकिन 1.5 लाख की डिडक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो ठीक है, लास्ट माइल के लिए तो चाहिए घर में आपको। लेकिन अगर आपको बॉम्बे जाना है तो उसके लिए आपको रेलवे। लेकिन अगर हम देश से बाहर जाना चाहें, एग्रीकल्चर की बात अर्चना जी कर रही थी, बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर को हम एक्सपोर्ट से भी लिंक करें। अब इसकी चर्चा बहुत हुई है, ये अच्छा कदम है, ये भी माना जाता है। तो इसमें हम कैसे करें, इसको क्रियान्वित कैसे करें? अभी तक जो था ना, पिछले बहुत सालों में पैसा कमाना अपने आप में एक पाप था, लेकिन अब नज़रिया ये आ गया कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सोसाइटी के साथ बांट सके। जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे? तो ट्रेड और इंडस्ट्री को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और फोकस मिलना, मैं समझता हूँ कि अब फोकस वो आया है। जब ये होगा तो वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलेगी। जिस चीज़ पे भी आप काम करेंगे, जिस चीज़ को आप छोड़ दीजिए वो नहीं डेवलप होगी। आप जब उस पर काम करेंगे, उसके बने हुए प्रोड्यूस होंगे, फाइनल प्रोडक्ट होगा,
वो सब चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें तो क्योंकि आप हैंडल नहीं कर सकते थे, स्टोरेज नहीं थी, आपके पास हैंडलिंग फैसिलिटी नहीं थी, खराब ही हो जाती थी। अब आप कर सकेंगे तो आप उसका वैल्यू रियलाइज़ कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट के साथ बांधना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम डबल इनकम जो करने की बातें कर रहे हैं फार्मर की, वो अचीव करना मुश्किल होगा। बिना एक्सपोर्ट के बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता। ये एग्जांपल्स पुराने आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, अगर बड़ा ग्रोथ चाहिए, जिन भी देशों में बड़ा ग्रोथ हुआ है तो वो एक्सपोर्ट के ज़रिए हुआ है, वरना एक नॉर्मल आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेविंग बढ़ाना पड़ेगा। ये साइकिल है, उस साइकिल को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और जैसा कि कल बताया गया था सर्वे में, बिल्कुल सही तरीका है वो काम करने का कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आपका एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। अगर वो नहीं बढ़ेगी तो वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, और एक्सपोर्ट होगा तो ग्रोथ होगा। तो ये साइकिल हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और इस पर फोकस सरकार का आ गया है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में वो क्रियान्वित हो ही जाएगा। अमित, एक आम टैक्स पेयर के रूप में अगर मैं अपने लिए बड़े एक टेक अवे की बात करूं तो शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे ये भी था कि टैक्स को और भी सरल कर दिया गया है। टैक्स फाइलिंग का जो तरीका है, अब डिजिटली सब कुछ लिंक्ड है और आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स, आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, सभी चीज़ें आपके फाइलिंग में ऑटोमेटिकली अब उपलब्ध होंगी, ये निर्मला जी ने कहा। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं पैन के और आधार के यूनिफिकेशन की, तो जिसके पास पैन नहीं है अब वो भी अपना टैक्स जो है वो फाइल कर पाएगा। प्रफुल्ल जी, आपका रिएक्शन? बड़ा अच्छा कदम है ये, क्योंकि पहले तो कुछ जमाने पहले तो कभी पैन होता नहीं था, आधार होता नहीं था, फिर भी इनकम टैक्स के रिटर्न तो खाली नाम से भरे जाते थे। बाद में फिर पैन आया और बाद में फिर आधार आया। जब हम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि एक कदम हम इस तरफ जा रहे हैं कि पूरा का पूरा कंट्री अब डिजिटाइज हो गया है, तो प्री फिल्ड रिटर्न्स आ जाएंगे और उसके बाद में कई, मान लीजिए 11th आवर पे किसी के पास में अगर पैन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर भी डाल दीजिए और अपना काम हो जाएगा। तो बड़ा सरल एक, मतलब ईज ऑफ लिविंग भी एक कहीं ना कहीं इन्होंने टच किया है। तो मुझे लगता है इवन पैन और आधार लिंकिंग भी ईज ऑफ लिविंग की तरफ एक अच्छा कदम है। टैक्स पेयर्स का बेस भी बढ़ेगा? टैक्स पेयर का बेस तो रोज ही बढ़ रहा है और इस वजह से भी पक्का बढ़ेगा। जी, पर प्रफुल्ल जी, ये भी बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि आज 5 जुलाई 2019 है, 31 जुलाई जिसको रिटर्न भरनी है उसको पैन लिखना है, ये अगले साल का प्रावधान है। बिल्कुल, ये अगले साल, ये जरूरी है। कोई भी जो टैक्स प्रपोजल्स आते हैं तो बाद में तो अब दोनों हाउस पार्लियामेंट के उसको पास करेंगी, उसके बाद ही वो एक्ट में कन्वर्ट होती है। और ये जो है ये प्रपोजल जैसे अमित ने बताया, ये अगले सालों के लिए। जी बिल्कुल सही। सभी सिंप्लीफिकेशंस जो होते हैं ना, हमेशा देखा गया उसके रिजल्ट्स दोनों के लिए विन विन होते हैं। अच्छा, सरकार के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सिंप्लीफाई होना चीज़ों का दोनों के लिए फायदे का सौदा है। जी बिल्कुल सही। इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कंत जी भी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो आम बजट 2019 है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे और खास तौर पर मार्केट्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा 70,000 करोड़ की, जिससे कि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लेंड कर पाएंगे। वो एक लिक्विडिटी का इशू था। दूसरा, बजट एनबीएफसी और एचएफसी के इशू को काफ़ी एड्रेस करता है और एक स्टॉप बैक प्रोवाइड करता है, जो कि पूल ऑफ एसेट्स बैंक्स लेंगे, उसके 10% लॉसेस गवर्नमेंट कवर करेगा वन टाइम के लिए 6 महीने में। तो 6 महीने तक ये सोल्यूशन हो सकता है। और उसके अलावा एक रेगुलेटरी रेजीम प्रोवाइड करता है एनबीएफसी और एचएफसी के लिए। पर मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि वो ये 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड करेगा। 100 लाख करोड़ प्रोवाइड करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर ही तो सड़कें बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर ही एयरपोर्ट्स बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर ही पोर्ट्स बनाएगा। और फिर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन जो होगा, जिसको गवर्नमेंट ने कमिट किया है अपने आप को, बहुत ज़ोरों से बोला फाइनेंस मिनिस्टर कि हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, ब्राउनफील्ड एसेट्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर लेगा और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी देश में बढ़ेगी। तो मेरे विचार से तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है ये बजट। और इसके अलावा
इस बजट की खासियत है कि ये स्टार्टअप्स पर फोकस करता है, ये डिजिटल पेमेंट पर फोकस करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है और पहली बार मेक इन इंडिया के अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे गीगा फैक्ट्री हो, जैसे मोबिलिटी हो, जैसे पीवी सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो, जहां हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसमें 35 AD का टैक्स बेनिफिट देंगे और मेरे विचार से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत बढ़ावा देता है। तो ये थ्रस्ट जब गवर्नमेंट का सारा एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग है तो मार्केट ज़रूर आगे रिकवर करेगा, पर करे या ना करे कंट्री को ये बजट आगे ज़रूर ले जाएगा। सीतारमन की अगर हम स्पीच देखें तो 2 घंटे 7 मिनट की थी, लेकिन हर्ष की बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने नीति आयोग का जिक्र किया था और कहा कि ये एक ब्रॉड बेस्ड थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के जो न्यू इंडिया का संकल्प है उसकी प्लानिंग में असिस्ट भी करता है। तो आप कैसे देखते हैं अब नीति आयोग के रोल को? हमारे विचार से जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, इसमें हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, एक विजन बनाते हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर का बड़प्पन है कि उन्होंने नीति आयोग की बात की। हम लोग उनके साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आउटकम बजट बनाते हैं और हमारे विचार से देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना बहुत ही आवश्यक है और ये ज़रूर हो सकता है। और जिस तरह का थ्रस्ट गवर्नमेंट दे रही है कि हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को बिजली पहुंचे, हर व्यक्ति के घर में कुकिंग गैस हो और सड़कें बने देश में जिस स्पीड से बन रही हैं 135 किलोमीटर पर डे पे और न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ हों तो ज़रूर देश आगे जाएगा। और आखिरी प्रश्न सिर्फ इतना जी अमिताभ जी, आखिरी सवाल। इस कार्यक्रम में हमारे साथ युवा ऑडियंस भी बैठी है, तो खासतौर पे अगर यूथ पे फोकस करें उसको लेकर बजट क्या कहता है? ये बजट तो पूरा यूथ ओरिएंटेड बजट है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट है और तीसरा स्टार्टअप ओरिएंटेड बजट है। तो जब स्टार्टअप्स तो यूथ के लिए हैं और लक्ष्य ये है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप का हम इंडिया में बना पाएँ और इसी लक्ष्य से उन्होंने स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी चीज़ें की हैं और मोबिलिटी भी है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, सारे स्टार्टअप्स ही हैं। तो स्टार्टअप्स पर ही फोकस है और मेरे विचार से तो ये पूरा यूथ ओरिएंटेड एक बजट है। हायर एजुकेशन खुलेगा और बहुत ज़ोरों का फोकस है हायर एजुकेशन पे, रूरल एरिया पर फोकस है। तो इन सब एरियाज़ को अगर आप देखते हैं तो ज़रूर यूथ इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, जॉब्स बनेंगी नई और ये ग्रोथ विद जॉब्स का एक बजट है। अमिताभ जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सत्यप्रिया, जैसा अमिताभ जी बता रहे थे स्टार्टअप की बात, तो एक और अच्छी बात ये हुई कि आज वित्त मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन बुके में ही एक स्टार्टअप चैनल भी खुलेगा। जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव दूरदर्शन के लिए स्टार्टअप चैनल। और जैसे प्रधानमंत्री ने भी अपने रिएक्शन में कहा कि ये बजट गरीब को बल देता है और युवा को एक नया कल देता है। जी तो अब मैं आपसे इसी स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या क्या ऐसी प्रावधान स्टार्टअप इंडिया में दिए गए हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर युवा ऑडियंस है और कई दर्शक भी देख रहे हैं, तो वो इसे समझना चाहेंगे। प्रफुल्ल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। स्टार्टअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक अच्छे तरह से उनको कैपिटल की एक प्रॉब्लम्स होती है कि एक आदमी के पास आइडिया होती है बट एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता है। और जबकि हम जब स्टार्टअप्स की बात करते थे तो कुछ सालों में एक बड़ा इनकम टैक्स का अगर मैं बात करूं तो वो जो इन्वेस्टर्स आता था नेचुरली वो थोड़े हाई प्रीमियम पे उनको शेयर्स अलॉट होते थे और तब कभी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। तो अब सरकार ने अच्छे से कह दिया है कि अब जब स्टार्टअप है, स्टार्टअप में जब शेयर्स का वैल्यूएशन होगा उसकी कोई स्क्रूटिनी हम नहीं करेंगे और उसके लिए वे ई वेरिफिकेशन भी करेंगे। एक प्रॉपर अगर फंडिंग एजेंसी से आप फंड्स लेते हो तो किस प्रीमियम पे आपने वो शेयर्स इशू किया है वो उसका कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने सेकेंडली कह दिया कि अब एक स्टार्टअप का टीवी भी शुरू होगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जो स्टार्टअप आगे चल के थोड़ा सा एमएसएमई बन जाएगा तो उनके लिए कुछ एंट्रेंस सबवेशन की स्कीम्स वगैरह है, वो भी इसका भी प्रावधान जी। तो एंजल टैक्स पे आपने कहा कि स्क्रूटिनी नहीं होगी शेयर प्रीमियम की वैल्यूएशन पर। आप कैसे देखते हैं कि दूरदर्शन बुके में ही अब एक चैनल और आएगा जिसमें स्टार्टअप के जो लोग हैं वही कंटेंट बनाएंगे, फंडिंग कैसे मिले, उन्हें कहाँ दिक्कतें आती हैं? आपको लगता है इस चैनल से काफ़ी लाभ होगा आप लोगों को? सर, इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि मेनली प्रॉब्लम स्टार्टअप के टाइम पे ये आती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि फंडिंग कहाँ से लेनी है। और स्टार्टअप की मेन फंडिंग जो बेसिक होती है या तो वो बूटस्ट्रैपिंग से जाते हैं या वो एंजल इन्वेस्टर्स से जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे स्क्रूटनी नहीं होगी यूजुअली, तो एंजल इन्वेस्टर्स और बूटस्ट्रैपिंग इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट तो एक साइड हो जाएंगे इस वजह से। प्रफुल्ल जी? नहीं, श्योरली इसमें क्या है ना कि एक सरकार एक कदम बढ़ा रही है कि जैसा
नीति आयोग के सीईओ ने भी बताया कि पूरा का पूरा हम इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। तो इकोसिस्टम में सारी जो चीज़ आती है कि आइडिया जनरेटर आता है, फंडिंग वाला आता है और उसको आगे चल के हमको लिस्टिंग करना होता है। तो इस तरह की जो पूरी इकोसिस्टम है, जैसा आपने कहा कि वो जो फंड रेजिंग वाले या फंड देने वाले जो लोग आएंगे, उसमें भी पहले कुछ कैटेगरी होती थी, उस ए कैटेगरी वालों को ही इस तरह के कुछ एग्जाम्पशंस थे। अब उन्होंने वो सेकंड कैटेगरी वालों को भी उस तरह के एग्जाम्पशंस दे दिए। तो एक अच्छी तरह से एक ना इकोसिस्टम सरकार ने, पिछले गवर्नमेंट ने, इसी सरकार की पिछले कार्यकाल में उन्होंने स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की एक कंसेप्ट शुरू करी। उसके 4-5 साल उन्होंने जब देख लिया कि ये सिस्टम स्टेबलाइज हो रही है, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, मुझे लगता है इन 5 सालों में उनका वो टारगेट है कि जो एक अच्छी योजना थी उसमें जो दिक्कतें थी उसको कम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टार्टअप्स के साथ अमूमन ऐसी भी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि तो शुरुआती दौर होता है वो तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद वो ग्राफ जो है वो नीचे की ओर चल जाता है। ऐसे में बिजनेस इंक्यूबेटर्स के साथ उन्हें जोड़ना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम लगता है। एब्सोल्युटली। देखिए, स्टार्टअप का होल आइडिया है कि एक आइडिया होती है, सारी की सारी आइडिया तो सक्सेसफुल नहीं होगी। मान लीजिए 10 में से 7 ही सक्सेसफुल होती है तो 3 में अनसक्सेसफुल रेशो आएगा। और ये खाली इंडिया में नहीं है, आप सिलिकॉन वैली में भी चले जाइए, वहाँ पर भी अगर 10 में से है तो वहाँ पर भी रेशो फेल्यूर्स का काफ़ी है, लेकिन वो जो 7 होती है वो इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी बनती है। तो अब वो जमाना चला गया कि आपके पास में बहुत, आप मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऐसे मतलब उसी फैमिली में, बिजनेस फैमिली में पैदा हो तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज थी। इन तरह के तरीकों से आपको, अब जिसके पास आइडिया है तो सरकार एक कदम कर रही है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। नॉट ओनली एंजल इन्वेस्टर्स, ये वो सरकार के अपने भी सिडबी की भी काफ़ी सारी ये योजनाएं हैं। सरकार की जो बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, वो भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए काफ़ी तरह से मतलब वो हेल्प कर रही है। तो पूरा का पूरा मुझे लगता है एक सिस्टम अच्छी तरह से बन रहा है। इन आगे के 3-4 सालों में हमको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी विजय जी, एक और महत्वपूर्ण कदम जो आज बजट में आया, और फिर मैं चाहूंगा ऑडियंस भी जरूर बताए कि अब तक हम देखते थे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में कॉर्पोरेट ही लिस्टेड होती थी, लेकिन आज एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात भी वित्त मंत्री ने की। इसमें देखिए, अभी जैसे है ना कि कॉर्पोरेट्स में अभी CSR भी 2% का आता है। तो CSR में अगर हम कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ी अमाउंट मार्केट में आती है इन टर्म्स ऑफ द डोनेशंस टू द वेरियस सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उनको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उनका भी जो फंडिंग एक ढंग से आ रहा है, जो डोनर होता है उसको भी अच्छा लगना चाहिए। वो इतना बड़ा पैसा जब आ रहा है तो एक अच्छी दिशा में उसका लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब सरकार ने बात करी है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, तो मुझे लगता है एक वापस फिर से NGOs, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, इनको वापस जो एक्सेस है, चाहे वो CSR फंड का हो या अदरवाइज भी हो। जैसे आपने देखते हैं इंडिया में भी बिल गेट्स फाउंडेशन काफी काम करता है। अब वो तो इंडियन है नहीं, वो तो बाहर है, लेकिन एक कॉज अगर अच्छा है तो फंडिंग आपको कहीं से भी मिलती है। जैसे इंटरनेट पे आजकल क्राउड फंडिंग होता है। तो मुझे लगता है ये जब सोशल लिस्टिंग शुरू हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे, तो एक सरकार, और भारत देश ऐसा है ना, जैसे हम लोग आइडियाज पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अब सरकार भी आइडिया पे काम करने लग गई है। तो ये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इनोवेटिव चीज सरकार ने लाई। इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी ने अपने वक्तव्य के अंत में ये कहा भी कि क्राउड फंडिंग ऑफ आइडियाज से हम इस बजट को लेकर आए हैं और आगे बढ़े हैं। Absolutely. So let's go to the audience once again. Which is the idea that you liked most in the budget? Yes, your thoughts. My favorite one was this, that social stock exchange, because as I seen, this idea is somewhere is inspired from the impact investment. Right. Impact investment is a very famous idea as of now in the foreign countries, where people are investing mostly in those startups only, which are making a useful impact on the society. Right. Bilkul. Impact investment. Saurabh, your best innovative ideas of budget. I would like to contribute to the same thing. Recently, after the government which came down on the bogus NGOs, and for their funding, so there was a crunch for NGOs and organizations who were doing genuine work also. Like a company, when it gets listed, it has to go under a various scrutinies and various other aspects, which make them foolproof. So similarly, when a NGO which gets registered on this social stock exchange will have to go under very strict norms and other compliances. So this would create a difference between a good working NGO and a bogus NGO. Absolutely. So the idea is still developing, but just imagine, just like you got shares for companies, similarly funding will become very easy for organizations in the voluntary sector, and they can get equity like the finance minister said, or they can have units like mutual funds. आप एक गृहिणी हैं, आज जिस तरह से एक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो आप कैसे देखते हैं घर का बजट जब आप बनाती हैं, और आज वित्त मंत्री ने देश का बजट प्रस्तुत किया है? सीतारमण का बजट बहुत अच्छा है और
मैं उन्हें बधाई देती हूँ। बेसिकली जो स्टार्टअप के लिए जितना किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, ताकि हम फ्यूचर के अंदर अगर हम खुद का अपना एक नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहें तो उसमें हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी मेगा, योर रिएक्शन टू द बजट, टेक द माइक। मुझे लगता है स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे नोटिसेस आ रहे थे हमारे पास फॉर द एंजल इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे कि आज वित्त मंत्री जी ने बोला है कि उनको भी हम लोग जल्दी रिजॉल्व करेंगे, तो विच इज़ अ वेरी नाइस स्टेप। Okay, good. I think another initiative that we like to talk about is in the Department of Space. तो प्रफुल्ल जी, एक इसरो की कमर्शियल आर्म बनेगी कि हम कोई भी प्रक्षेपण करें, खासतौर पे बाकी देशों के लिए, तो हम उसे राजस्व भी इकट्ठा कर सकें। सरकार जैसे मैंने पहले कहा अभी अब इनोवेटिव होती जा रही है। जो एक रिसर्च होता था स्पेस में, हमने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि कई लोगों ने, हमने खाली जब वो स्पेस लॉन्चिंग होता था तब हम गर्व महसूस करते थे और तालियां बजाते थे, लेकिन उसके पीछे जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, पीछे कुछ सालों पहले हमने कुछ 104 या 114 बाकी के छोटे सैटेलाइट्स बाकी कंट्रीज के भी आसमान में छोड़े थे। तो मुझे लगता है कि अब सरकार इसको भी एनकैश करना चाहती है, एक बूस्ट देना चाहती है। जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब साइंटिस्ट लोग भी जो है वो भी अच्छे तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी आइडियाज भी सरकार एक अच्छी तरह से आगे लेके जाएंगे और बहुत अच्छा कदम है। और वर्ल्ड में हम तो उसमें नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, तो हम उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है। जी अर्चना जी, क्योंकि आप चेयर करती हैं एमएसएमई कमेटी फिक्की में, तो आप कैसे देखती हैं कि अगर उद्यमिता को और बढ़ाना है तो एमएसएमई को अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो साल 2 साल में किस तरह का सपोर्ट चाहिए सरकार से? देखिए, एक तो इस बजट को अगर देखें तो एमएसएमई की सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस होता है हमेशा। इसमें 70,000 करोड़ ये बैंक्स को देने वाले हैं, उससे थोड़ी सी अवेलेबिलिटी फंडिंग की बढ़नी चाहिए तो एमएसएमई ये भी बड़ी बात है, 70,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया जाएगा। हाँ। और दूसरा, एनबीएफसीज का क्राइसिस चल रहा था तो उनकी भी लेंडिंग सिकुड़ सी गई थी। अब एनबीएफसीज को इन्होंने सपोर्ट के 2-4 मैकेनिज्म्स निकाले, इससे फायदा होना चाहिए एमएसएमईज को, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी तो ये एनबीएफसीज ही करती है ना एमएसएमई को। तीसरी चीज, इन्होंने पेमेंट पोर्टल निकालने की बात की है, तो एमएसएमईज को पेमेंट्स लेट मिलती हैं, उनका बार्गेनिंग पावर नहीं रहता। ये पेमेंट पोर्टल के थ्रू अगर पेमेंट जल्दी मिल जाए या फाइनेंस हो जाए आउटस्टैंडिंग, तो अगेन दिस विल बी अ बिग स्टेप। पर एमएसएमईज के लिए एक कोलैटरल फ्री लोन्स का जो इन्होंने सीजीटीएमएससी अभी निकाला हुआ है, ये बैंक्स और एनबीएफसीज इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप किसी बैंक में जाके मांगिए सीजीटीएमएससी, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि बैंक्स के प्रॉब्लम्स हैं उस स्कीम में। अच्छा। तो उनको गवर्नमेंट से रिफंड लेट से मिलता है, स्प्रेड इज नॉट इनफ। तो थोड़ा सा सीजीटीएमएससी को रिफॉर्म करें जिससे कि बैंक्स और एनबीएफसीज विलिंग हो कोलैटरल फ्री लोन एक्सटेंड करने के जिंदल लिए। साहब, आपका रिएक्शन? आज जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तक वो पैसा नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ये सर्कल को चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ना प्रोडक्टिविटी होगी, ना डिमांड बढ़ेगी, ना आगे मूवमेंट होगी, वो सर्कल ही नहीं चलेगा आपका। तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि इसमें पैसा डाला जाए, क्योंकि उनके पैसे पहले ड्राइड अप हो गए। ये तो अच्छा है कि आईबीसी आ गया तो कुछ रिकवरीज हो गए हैं, बाकी रिकवरी होने की भी संभावना है, वरना एग्जिट रूट ना होने से वो डेड मनी हुआ जा रहा था। लेकिन अब कुछ पैसा आ गया आईबीसी आने के बाद। आईबीसी आने के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपया उन्होंने बताया कि आ चुका है। जी। और मुझे लगता है कि अब 10 लाख करोड़ रुपया और फंसा हुआ है इनका, जो धीरे धीरे आएगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कम से कम नया तो नहीं फंस रहा। जी बिल्कुल सही। नहीं तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो बैंक किसी को पैसे देने का सोच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक। एनपीए इतने ज्यादा हो गए थे। बिल्कुल, जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो जैसे जीएसटी है, उसी क्रम में पिछले 5 सालों में हम कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से भी कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन हम तो जुलाई 2019 में बैठे हैं। विजय जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि अलग से लाइनें हो कि माल भाड़े की गाड़ियां उस पर चले, ताकि जो पैसेंजर वाली हैं वो भी तेजी से चले। डीएफसी कब रेडी होगा? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कलकत्ता? देखिए, इसका जो डीएफसी का है ये लुधियाना से चलेगा,
दादरी के पास आएगा, एक आर्म चली जाएगी कांदला की तरफ और JNPT की तरफ। अच्छा ठीक है। और एक आर्म चली जाएगी हल्दिया की तरफ। अच्छा ठीक। तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और कुछ पोर्शन तो इसके करीब करीब रेडी हैं, कुछ पोर्शंस ओपन कर दिए गए हैं और मेरा अनुमान है अगले 2 वर्ष में ये रेडी हो जाना चाहिए ऑपरेशनलाइज होने में। जी जी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो 2 ही कॉरिडोर है, 4 कॉरिडोर और बनने हैं, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और पूर्व से दक्षिण। तो उसका जो रेडी है उसका अनाउंसमेंट पिछली बार भी हुआ था, हम आशा करते हैं कि उसका भी काम शुरू होगा जी। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए क्षमता की कमी है, उसी लाइन पर 60 किलोमीटर पे मालगाड़ी जा रही है, उसी पे 160 किलोमीटर पे राजधानी जा रही है, तो क्षमता रुकती। अगर आप 60 किलोमीटर की गाड़ी के लिए लाइन अलग कर देंगे तो क्षमता ऐसे बढ़ जाती है। तो एक तो संख्या बढ़ेगी, एक जब यूनिफॉर्म गति से गाड़ियाँ चलेंगी तो क्षमता विस्तार और होगा। जी। एक और बड़ा ऐलान जो सीधे सीधे आम जनता तक पहुंचता है वो था 3 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की सुविधा। प्रफुल्ल जी, अभी ये पूरे डिटेल्स तो आए नहीं हैं, बट लगता है मुझे कि ये काफ़ी कुछ एक मतलब ये देश में क्या ना कमी 2-3 चीज़ों की थी। इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो हम कभी भी प्रॉपर मेडिक्लेम लेते नहीं हैं। इसके लिए जब सामान्य जनता है वो जब बीमार होती थी तो बेचारे वो फंस जाते थे, उनके पास में सेकंड था इंश्योरेंस नहीं होता था। तो सरकार ने पिछले इसमें भी एक जैसा प्रधानमंत्री इंश्योरेंस स्कीम चालू करी, ये करी। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो उद्यमी हैं जो छोटा बिजनेस करके एक देश की पूरी इकोसिस्टम को और अपने आप को चला रहे थे, अब उनको रिटायरमेंट के बाद में क्या, तो उसके बारे में एक सरकार ने बोला है। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है कि पूरा देश अब गेम चेंजिंग हो रहा है, उसमें भी एक कदम ये जी बिल्कुल। मार्च 2019 की बात करें तब भारत सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाई थी, वो भी पेंशन की थी, और आज ये दायरा बढ़ गया है। अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की परिधि में ले लिया गया है और ये नई योजना है प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना। चलिए अंतिम राउंड लेते हैं हम युवाओं का। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आज के बजट में आपको क्या खास बात लगी? सर, आज के बजट में जैसे कि आपने अभी बताया कि जो पेंशन स्कीम जो निकाली है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इस तरीके से भी, क्योंकि 60 के बाद एक बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर, वो काम नहीं कर पाता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सर्विस क्लास के लिए तो ईजी रहता है। जी, दुकानदारों को सोशल सिक्योरिटी। जी शिवांगी। सर, मेरे लिए जो स्टार्टअप वाला पॉइंट था वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि लोगों को स्टार्टअप करना होता है बट बेसिकली आइडिया नहीं होता, तो वो टीवी चैनल्स वाला आइडिया बहुत ही आपको दूरदर्शन पे उस टीवी चैनल का इंतजार है। ओके, यस, आप देश के नागरिक हैं, बजट आपके उम्मीदों के अनुसार था? वेल, ये उम्मीदों के अनुसार है। मैं एमएसएमई को ज़्यादा, उसमें एमएसएमई के लिए ज़्यादा कुछ आया नहीं है इस बजट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जैसे प्रधानमंत्री ने नवंबर 2 को अनाउंसमेंट किए थे, ऐसी अनाउंसमेंट एमएसएमई के लिए और होंगे। जी धनश्री, आप क्या कहेंगी आज जो बजट आया है? सर, उसमें जो आधार ऑफ एंड इंटरचेंजेबल जो है वो इट्स रियली गुड। आधार इट सेड दैट आम आदमी अधिकार, जी, सो इट्स रियली आम आदमी का अधिकार हो जाएगा अगर पैन के जगह पे भी आधार अगर यूज हो जाएगा तो बिल्कुल डुप्लीकेसी नहीं होगी। और वो 2% TDS फॉर अमाउंट विथड्रॉ मोर देन द 1 करोड़ रुपीस। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रफुल्ल जी थोड़ा बताइए कैश विथड्रॉल को। आई थिंक आई रियली लाइक दैट पॉइंट, बिल्कुल, बिकॉज जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी जो हुआ था, वी ऑल नोज दैट, बट अभी उसके वजह से जो ब्लैक मनी या जो हो रहा था कैश ट्रांजैक्शन में, कैश में जो ट्रांजैक्शन करते उसकी वजह से बहुत अच्छा कंट्रोल। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव मेड। कैश विथड्रॉल पर लगाम लगाने के लिए 2% TDS का प्रावधान क्या है प्रफुल्ल जी? इसमें ऐसा है कि आज भी सबके पास में बैंक अकाउंट खुल गए हैं, सारा देश अब मतलब मुझे बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है, उसको भी आगे ईज करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा हो गई है। फिर भी ऐसा देखा गया था कि आज भी जो बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन बोलो या कुछ बिजनेस हाउसेस बोलो, वो बड़ी संख्या में कैश विड्रॉ करके पेमेंट्स करते थे। अच्छा, तो ये एक देश के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था, तो अब सरकार उन पे अटकाना चाहती थी, तो उन्होंने अब क्या कर दिया कि 1 करोड़ के ऊपर आप साल में कुछ करते हो तो 2% आप TDS कर दीजिए। अच्छा। तो इससे क्या होगा ना, ऑटोमेटिक जो सरकार का है कि बाद में सारे चीज सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, इसको आप इसको लिंक कर दीजिए कि जब उन्होंने बोला कि प्री फील्ड इनकम टैक्स रिटर्न आएंगे, तो अब सरकार अगर कैश में किसी को पेमेंट देता है तो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को अमाउंट मिली है और उसने वो कैश हाथ में रख ली, बैंक में नहीं जमा करी है, तो उसका प्री फील्ड रिटर्न भी गलत हो जाएगा। जब हम इस तरह के सारा का सारा लिंकेज करेंगे तो ही एक सारा जो हम सिस्टम सोच रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे जितने यंगस्टर बैठे हैं, ये एक नए इंडिया की, न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो न्यू इंडिया के लिए जो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो मुझे लगता है उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
जी, तो न्यू इंडिया के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें अमित, तो एक बड़ा जो हमने एक कदम देखा वो ये था कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को बहुत बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आपसे जानना चाहेंगे अर्चना जी। देखिए, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर जाते हैं, कितना अच्छा करते हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो हमारी थिंकिंग में या उसमें कोई कमी नहीं है। बस ये है कि वो जो काम करें उसकी अप्रिसिएशन हो, उसका जैसे इन्होंने कहा मोनेटाइजेशन हो, आगे बढ़े, उनको ग्रांट्स मिलें। तो ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिका हमारे इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे, अपने रिसर्च के बेसिस पर ही। आज के दिन चाइना की जो पेटेंट फाइलिंग है, चाइना जो आगे बढ़ रहा है, आई थिंक यूएस से ज्यादा पेटेंट्स अब चाइना में फाइल होने लग गए हैं। तो हमें भी आगे, और हमेशा हम इंडिया के लिए हम कहते हैं जगत गुरु जी, हमारे यहाँ आइडियाज और थॉट की कोई कमी नहीं है, बस उसको एक डायरेक्शन देना, एक उनको एक साथ लाना और उनको मोनेटाइज और आगे बढ़ाना, ये उसकी तरफ एक जी बिल्कुल। वित्त मंत्री ने इनफैक्ट ये भी कहा कि 2017 के अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल से पेटेंट्स की संख्या 3 गुना हो गई, जो कि अच्छी बात है, और नई एजुकेशन पॉलिसी का उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है विजय जी, वित्त मंत्री निर्मला जी ने कहा कि हम हाईवेज पर भी जाएंगे, जलमार्ग पे भी जाएंगे। तो रेलवेज न केवल रोड, क्या जलमार्ग से भी प्रतिस्पर्धा में है? नहीं, जलमार्ग तो है, लेकिन नदियों में पानी हो, जलमार्ग बने। लेकिन जो जलमार्ग की जो ऑप्टिमिस्टिक है वो 1% भी नहीं जितनी देश की रिक्वायरमेंट है। तो रेलवे तो रहेगी। एक बहुत बड़ी पॉइंट जो कहा, रूरल अर्बन कनेक्ट। यस, महिला गांव से आए, काम करके गांव चली जाए। होता क्या, जहां मेट्रो खत्म होती है वहां पे 1 BHK बनने शुरू होते हैं। जो इन्होंने कहा ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, सबर्बन सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, जिससे आप गांव में हैं, आप शहर जाएं या काम करके गांव लौट जाएं। और जब ये होगा तो यही बिल्डर गांव को ही उठाएगा। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जो मिस हो गया था, मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। Absolutely. Jindal ji, you were with us on Doordarshan this morning when you were sharing your expectations. Now that the budget has come, what are the 2-3 points you like to compliment Nirmala ji that okay, corporate sector is happy? जो बेसिक फंडास है ना, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो डिमांड क्रिएट करने के बारे में, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के बारे में, वो अपनी जगह पर सही हैं, उनको ठीक से खेला जा रहा है, उनमें कोई लैक मुझे नहीं लग रहा, और वो बहुत ज़रूरी हैं। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं तो उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं, और अगर आप ऐसे ही एडॉक चलते हैं, कुछ हो गए, कुछ वापस ले आए, कुछ गिर गए रास्ते में, तो उसका इम्पैक्ट एक डायरेक्शन से नहीं आता। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे को बेस बनाते हुए सारी चीज़ों को, अभी प्रधानमंत्री जी का एक पीछे दिनों एक उद्बोधन था, तो उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी कि इन पॉइंट्स के ऊपर उनका फोकस है, और वो सारे मैं बजट में देख रहा हूँ, वही सारे पॉइंट्स यहाँ यूँ के यूँ हैं जो बजट में फाइनली है। सर्वे से भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये एक सोच होना अच्छी बात है, और हम स्ट्रक्चर्ड वे में आगे जा रहे हैं, और ये विश्वास दिलाता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन तो हम उम्मीद करते हैं यही साल का क्लोजिंग भी 3 से प्लस में होगा। और 5 का वो जब हो जाएगा तो वो एक अचीव करने में मुझे मुश्किल ऐसा नहीं लग रहा कि नामुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन अपने इस हिसाब किताब के साथ, इन टूल्स के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अचीव कर सकेंगे। जी, चलते प्रफुल्ल जी, 1 मिनट शेष पड़ा है। ग्रीन अकाउंटिंग, तो जैसे ICI तो प्रीमियर अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, ग्रीन अकाउंटिंग में क्या प्रयास है कि हम इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी को भी बैलेंस करें? एब्सोल्युटली। जहां ग्रीन अकाउंटिंग की बात करते हैं उसके पहले मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बोलूंगा। गवर्नमेंट ने आज कहा कि उन्होंने 30,000 किलोमीटर के रोड जो बनाए थे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी करके किए थे। तो जहां गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी भी ग्रीन आ रही है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में भी हम अब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, नए सारी चीजें आ रही है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्ड में एक फर्स्ट ऐसी संस्था थी जिन्होंने डिजिटल एंड एश्योरेंस बोर्ड बनाया है, और आपको मतलब मुझे खुशी है कि ये मॉडल जो है वो यूरोप के फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है उन्होंने हमसे बोरो किया है। तो इस तरह के जो नए नए इनोवेशन है, चाहे वो अकाउंटिंग फील्ड है जहां हमको भी कंट्रीब्यूट करना, हम करने की कोशिश। और सरकार अब जो अकाउंटिंग है वो कैसे अक्रूवल की तरफ भी जा रही है, ताकि जो आंकड़े आ रहे हैं बजट के ये और क्रेडिबल हो। बिकॉज एक्रूअल तो बहुत बड़ा बेस होता है, वन साइडेड अकाउंटिंग में आपको पता नहीं चलता है कि आपके फ्यूचर रिसीट्स क्या है, फ्यूचर लोन्स क्या है।
जैसे अब भाई साहब अब रेलवे से बैठे हैं तो आईसीआई ने रेलवे का बजट जो दुनिया की सबसे सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है उसका भी डबल अकाउंटिंग एक्रूअल बेस्ड सिस्टम करके सरकार को हमने दे दिया है। अब सरकार उस पर आगे कदम, क्योंकि विजय जी डेप्रिसिएशन लेना होगा, हमारे पास रोलिंग स्टॉक है या कैश बेसिस पे रहेगा रेलवे तो मुश्किल रहेंगे आंकड़े पर। एक्रूअल पे जाना ये भी पॉजिटिव है, एक्रूअल पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं रेलवे बढ़ रही है उस डायरेक्शन। जी, तो चलिए यूं ही प्रगति होती रहे। आज बजट 2019 पर यहां स्टूडियोज में आके चर्चा करने के लिए सभी मेहमानों का और ऑडियंस का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।